चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि अभी आप लोगों को पीछे के जो प्रोग्राम्स कराए गए हैं वो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम कराए गए, इसमें इफ एल्स ये सारी चीजें हम लोगों ने लर्न करी। और मेनली आपका ये भी रहा है कि इफ एल्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा भी, और उसमें मल्टीपल कंडीशंस के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया, लर्न किया। कुछ आप लोगों को प्रोग्राम्स भी दिए गए थे और आई थिंक कुछ लोगों ने करके भेजा भी है, और ठीक है, कुछ हद तक सही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को काफी कोशिश करने की अभी जरूरत है, क्योंकि प्रोग्राम्स को जानने की अधिकतर जो गलती आप लोग कर रहे हैं वो गलती सिंटैक्स से संबंधित है, कि सिंटैक्स से रिलेटेड समस्याएं आपकी आ रही हैं। कॉमा मिस्टेक है, कहीं कहीं सेमीकोलन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इसकी मिस्टेक्स हो रही है हम लोगों से। तो कोशिश करना कि आपको इसको दूर करना है, और इसको दूर करने का सिर्फ सिंपल सा एक ही उपाय है कि भाई आप लोग क्या करें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, छोटी छोटी बातों को दिमाग में बैठाने की कोशिश करें किसी भी तरह से। एनी हाउ आप उसको बैठाइए दिमाग में, और उसको हमेशा मेमोराइज करने की कोशिश करिए कि हाँ, ये फला सिंबल है, फला जगह लगता है, फला सिंबल का काम फला है। अगर आपने इन सारी चीजों को समझ लिया तो इफ एल्स ये सब जो भी आगे प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो उन प्रोग्राम्स को करना बहुत कठिन नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और इजीली आप क्या कर पाएंगे, प्रोग्राम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने इफ एल्स वाले में देखा था, तो इफ एल्स पे क्या था कि हम लोग इफ एल्स कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे थे ना, ठीक है। तो वैसे ही जैसे इफ एल्स में कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे, भाई इफ लिख रहे थे और इफ के सामने हम क्या कर रहे थे, एक कंडीशन लिख रहे थे, और उस कंडीशन के सही होने पर, उस कंडीशन के सही होने पर जो हमें चाहिए होता था उसे हम उस इफ के नीचे वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हम क्या करते थे, उन ब्लॉक्स, उन स्टेटमेंट्स को हम लिख देते थे, और जो गलत होने पे चाहिए होता था उसे एल्स कीवर्ड के बाद लिख देते थे। इट मींस कि अगर हमें कोई चीज गलत या सही होता है, और गलत सही पर अगर हमें मतलब गलती होने पर हमें कुछ आउटपुट चाहिए, सही होने पे हमें कुछ आउटपुट चाहिए, तो उनके लिए हमें इस डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में हम लोगों को इफ एल्स का यूज करना ही करना पड़ता था। उसी इफ एल्स का, जो इफ एल्स आपका डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, उसी का अल्टरनेटिव है क्या, उसी का अल्टरनेटिव है कौन सा, द कंडीशनल ऑपरेटर्स। इट मींस इस कंडीशनल ऑपरेटर्स में आपको इफ और एल्स का यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना इफ एल्स का यूज किए हुए आप क्या कर सकते हैं, आप हाँ या ना, मतलब अपने स्टेटमेंट्स को आप प्रिंट करा सकते हैं, आप आउटपुट को लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए देख ले रहे हैं मतलब कैसे आपका जो है इफ एल्स स्टेटमेंट का जो अल्टरनेटिव है कंडीशनल ऑपरेटर, उसे कैसे लिखते हैं और उसका प्रोग्राम हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन चीज है कि जो आपके इफ एल्स में कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, तो कंडीशनल ऑपरेटर्स जो कहलाते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर होता है इसमें, और इसमें एक और सिंबल होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, कॉलन। मतलब इस कॉलन और इस कॉलन, मतलब इस सिंबल को और इस सिंबल को ही आप क्या कह सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स कह सकते हैं। इन्हें कभी कभी इन्हें एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है टर्नरी ऑपरेटर्स। क्या नाम होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक। तो अगर पूछ लिया गया आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर्स, तो आप कह सकते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर्स इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर्स। अगर ये भी कह दिया गया कि इनमें से टर्नरी ऑपरेटर्स कौन है, तो इनमें से टर्नरी ऑपरेटर कौन है, आप अगर क्वेश्चन मार्क और कॉलन वाला सिंबल अगर आपको दिख गया तो आप उसे बता दीजिएगा या उसे ऑप्शन लगा दीजिएगा कि क्वेश्चन मार्क और जो कॉलन वाला सिंबल है यही क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है। इसको एक लिखने का पैटर्न होता है, और जब ये ऑपरेटर्स लिखे जाते हैं तो इनके साथ 3 आर्गुमेंट लिखे जाते हैं। मतलब हम यहां नीचे सिंटैक्स लिख रहे हैं, सिंटैक्स का मतलब है कि आखिर इन सिंबल्स को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से हम लिखेंगे, उसी को हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी स्टेटमेंट्स आपके लिखे जाते हैं एटलीस्ट कम से कम इसमें 3 आर्गुमेंट्स जरूर लिखे जाते हैं, और उसमें जो पहला आर्गुमेंट्स एक तरह से ऐसा कह सकते हैं
कि कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन 1 क्या लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन 1 से क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाएंगे फर्स्ट टर्नरी ऑपरेटर का। अब एक्सप्रेशन 2 लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन 2 लिख दिया, मान लेते हैं कुछ उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे, अभी एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। और फिर आपका क्या लगेगा, कॉलन ऑपरेटर लगेगा, और फिर क्या लिखा जाएगा आपका एक्सप्रेशन 3, क्या लिखा जाएगा, एक्सप्रेशन 3। आपने देखा कि आपका जो इस टर्नरी ऑपरेटर के साथ जो आपके साथ स्टेटमेंट्स या कह सकते हैं जो आर्गुमेंट्स, जो तर्क जो भी कह रहे हैं आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो कम से कम आप कितने तर्क इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम लोग 3 तर्क इन्वॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट तर्क का नाम हम लोगों ने ऐसे ही दे दिया है, क्या, एक्सप्रेशन 1, दूसरे का नाम दे दिया हम लोगों ने एक्सप्रेशन 2, तीसरे का नाम दे दिया हम लोगों ने एक्सप्रेशन 3। अब आपके दिमाग में ये भी हो रहा होगा, चल रहा होगा कि आखिर ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, या इसका वर्किंग ऑर्डर क्या होगा, किस तरह से काम करेगा। इफ एल्स में तो आप लोगों ने समझ लिया था, एक बतौर एग्जांपल खाली इफ का दे रहे हैं। आपने यहाँ क्या लिखा, एक कंडीशन लिखा था, फिर आपने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा, एल्स लिखा, यहाँ फिर एक कोई स्टेटमेंट लिख दिया। तो आपका क्या हुआ, आपने ये कहा कि इफ के आगे लिखी हुई जब एक कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुआ या ट्रू हुई, तो आपका उसके नीचे लिखे वाला नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर यह कंडीशन क्या हो रही होगी, या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, एल्स वाला। कुछ उसी तरह से आपका क्या करेगा, यह आपका कंडीशनल ऑपरेटर भी आपका क्या करेगा, काम करेगा। अब कैसे काम करेगा, जैसे मान लिया अभी के टाइम पे सपोज कर लो कि सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि अगर एक्सप्रेशन 1 की जगह पे लिखा हुआ जो भी कंडीशन होगा वह क्या होगा, अगर क्या होता है ट्रू, तो आउटपुट आपका क्या होगा, आउटपुट आपका कौन सा मिलेगा, जो एक्सप्रेशन 2 की जगह पे लिखा होगा वह आपको क्या मिलेगा, एज ए आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, एक्सप्रेशन 1 अगर आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो आपको कौन सा आउटपुट मिलेगा, आपको कौन सा आउटपुट मिल जाएगा, एक्सप्रेशन 1 के फॉल्स होने पे एक्सप्रेशन 3 की जगह पे लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट होगा वह आपको एज अ आउटपुट क्या होगा, प्रोवाइड हो जाएगा। इट मींस इसमें कहीं भी कुछ भी हमने कहीं भी अभी तक कोई इफ एल्स का फॉर्मूला नहीं यूज किया, या इफ एल्स का हमने फंक्शन या जो भी आपका कंडीशनल है उसको हमने नहीं लगाया, हम ऐसे ही इसको काम कर ले जाएंगे। बतौर एक एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, तब इसे प्रोग्राम यूटिलाइज करते हैं हम लोग। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल आपका क्या चलेगा, माना कि जैसे कि आप कुछ इस तरह से करना चाहते हो कि ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमने क्या दी है, कीबोर्ड से 10 दी है, क्या दिया, x की वैल्यू हमने 10 दिया। अब हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, y बराबर, क्या लिख रहे हैं, y बराबर, इसी के पैटर्न पर लिख रहे हैं, y बराबर, अब इस पैटर्न पे लिखना है तो पहला एक्सप्रेशन लिखना होगा, और पहले एक्सप्रेशन की जगह पे हम अपना कंडीशन लिखते हैं, समथिंग इज लेस देन, समथिंग इज ग्रेटर देन, समथिंग इज इक्वल टू, जो भी हमें कंपैरिजन करना होता है उस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, इफ नहीं लिखना है, सॉरी, कंडीशन 1 लिखना है, x इज ग्रेटर देन किसके, मान लिया किसके, अगर x हमारा 5 से क्या होता है, बड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगता है तो लगा दीजिए आप, ठीक। अगर x 5 से बड़ा होता है, क्या, अगर x 5 से बड़ा होता है तो y में क्या स्टोर हो जाए, y में 11 स्टोर हो जाए, मान लिया ऐसे ही रैंडमली दे दें, y में क्या स्टोर हो जाए, 11 स्टोर हो जाए, और फिर कॉलन करके तीसरा स्टेटमेंट आपको लगाना होता है, तो तीसरा स्टेटमेंट मान लेते हैं कि आपका क्या स्टोर हो जाए, 10 ही स्टोर हो जाए, क्या स्टोर हो जाए, 10 ही स्टोर हो जाए। अब जैसे ही मान लेते हैं, जैसे आप प्रिंट ऑफ आगे कराएंगे, y की वैल्यू मान लेते हैं आप प्रिंट करा रहे हैं, और यहां पे ऐसे आपने लिख दिया, एक प्रोग्राम का छोटा सा एक टुकड़ा है, पूरा प्रोग्राम आपका नहीं है। आपने जैसे लिखा y बराबर x इज ग्रेटर देन,
क्या लिखा हमने यहाँ पे, y बराबर x इज ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क 11 लिख दिया, कॉलन 10 लिख दिया। ठीक, वैसे ही जैसे ही आपका यहाँ पे 10 मीन 10, जैसे ही आपका 10 यहाँ पर पास होगा तो क्या आपका 10 5 से बड़ा है? क्या आपका जो 10 है मींस जो x की वैल्यू है क्या वह 5 से ग्रेटर देन है? हाँ, वो आपकी 5 से क्या है, बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि वो 10 है। तो 10 इज ग्रेटर देन किसके, 5 के। इट मींस ये आपका कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ ना। और जब ट्रू हुआ तो हमने क्या कहा था कि एक्सप्रेशन 1 के ट्रू होने पर जो एक्सप्रेशन 2 की जगह पे जो वैल्यूज लिखी होंगी वही आपका क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। अर्थात इस y में जाके क्या स्टोर हुआ होगा, कंडीशन चूंकि ट्रू हो गई तो y में क्या स्टोर हो गया होगा, 11 स्टोर हो गया होगा। तो जो आपका आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। इन केस दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, निगेटिव वाली भी हम ले लेते हैं। x की वैल्यू को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी हुई, 4 हमने दे दिया। जब ये स्टेटमेंट में पास होगा तो ये क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 5। क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं, 4 5 से आपका बड़ा नहीं है। इसलिए क्या 11 वाला आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा आपका, एक्सप्रेशन 3। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक कहता है कि एक्सप्रेशन 1 के फॉल्स होने पर एक्सप्रेशन 3 वाली जगह पे जो लिखी हुई वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे, आउटपुट के तौर पे, या उसे हम उस वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। तो उस सिचुएशन में इसकी जगह पे क्या स्टोर हो जाता, 10, और उस सिचुएशन में y की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 10 आ जाती। ठीक, तो यह आपका एज अ टर्नरी ऑपरेटर के तौर पे यूज किया गया। मतलब अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, सपोज कि अगर आपको ये कह देता है कि बड़ा छोटा मतलब ऐसा कुछ कह देता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द इंटर्ड नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर ऐसा कुछ कह दिया कि जो भी आपका प्रवेश कराया गया या इंटर कराया गया जो नंबर है उसे चेक करे कि वह नेगेटिव है या पॉजिटिव, उस सिचुएशन में, और ये भी कह दे कि आपको यहां पर इफ एल्स का यूज नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में आपके पास वो आपको टर्नरी ऑपरेटर का जिक्र नहीं कर रहा है, कंडीशनल ऑपरेटर आपको साफ साफ बोल नहीं रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर उसने ये कह दिया कि विदाउट यूजिंग इफ एल्स, देन आप समझ जाओ कि आपको क्या यूज करना है, कंडीशनल ऑपरेटर ही यूज करना है। अधिकतर इसके जो प्रोग्राम्स हैं ये आपके जो एक एक नंबर में होते हैं, ऑब्जेक्टिव या जो ऑप्शनल वाले होते हैं, उसमें आपका ये बन जाता है, क्योंकि वहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अभी हम इसका दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोग्राम्स आपका एग्जाम में मिलेगा। उस अकॉर्डिंग जब आप इस स्टेटमेंट, इस प्रक्रिया को आप समझते रहोगे, आप इजीली आउटपुट देखते ही आप आउटपुट बता दोगे। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में ध्यान रखनी है हमेशा कि एक्सप्रेशन 1 अगर क्या होगा, ट्रू होगा, एक्सप्रेशन जो उसके ठीक बाद जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखी हुई वैल्यू होगी वही आपका एज ए आउटपुट होगा। और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होगा तो जो सबसे आखिर में लिखा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी एज ए आउटपुट मानी जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? क्यों हर कुछ पूछना है इसमें? एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसका आउटपुट बताना है, देखते हैं क्या बताते हैं आप। इसको नोट करना है, ठीक है। उल्टा हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप लोगों को आउटपुट बताना है।
बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। हर्ष सेम उसी पर है, अगर इस लाइन को समझ रहे होंगे तो ठीक है आ जाएगा। और ये परसेंट सी कंफ्यूज किया है, कैरेक्टर वैल्यू दिया है, यहाँ स्काई वैल्यू से कंपैरिजन किया है। तो परसेंट सी मतलब जो भी कुछ दोगे अगर वह क्या होगा किसके और किसके बीच में 65 से 90 के बीच में। इसका मतलब हम एक मीनिंग बता दें कि स्काई वैल्यू में जो 65 का मीनिंग है वो कैपिटल ए है। अगर कैपिटल ए से लेके जेड तक के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आती है, मतलब अगर आप बी देते हैं जिसका मतलब 66 जा रहा है, अगर आप सी देते हैं इसका मतलब 67 जा रहा है, अगर आप वाई देते हैं इसका मतलब जो भी अंतिम में होगा वो जा रहा होगा। तो अगर इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में आया तो आउटपुट क्या होगा, और अगर नहीं आया तो आउटपुट क्या होगा। उस अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यू बतानी है, अपने तौर पे बतानी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको a की वैल्यू आपको अपने तरफ से इंटर करनी पड़ेगी। बताएं कैसे, मतलब ऑटोमेटिकली तो आएगी नहीं, क्योंकि आपको a की वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। यहाँ पे कुछ a की वैल्यू पहले से फिक्स नहीं है क्योंकि उसको स्कैन कराया गया है। स्कैन कराने का मतलब कि आपको मानना पड़ेगा कि माना, अगर सर मतलब आपको कहना पड़ेगा अगर हमने a की वैल्यू ये दी तो ऐसा होगा, अगर a की वैल्यू हमने ऐसा दिया तो ऐसा होगा। आपको ये बताना, मानना पड़ेगा यहाँ पर। उस अकॉर्डिंग आप बताएं, मान के बताएं a की वैल्यू अगर मान लीजिए आपने इतना दिया तो क्या होगा। चलो हम बता दें, बोल दे रहे हैं ऐसे ही। अगर a की वैल्यू आपने c दी, कैपिटल C दी, तो क्या होगा आपका y में क्या स्टोर होगा। हाँ, तो y में क्या स्टोर होगा। है? अरे भाई अभी मैंने क्या बोला, हम थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया कि अगर ये जो 65 लिखा है, 65 का मतलब क्या है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए है। एक सेकंड, हाँ 65 का मतलब कैपिटल ए है, तो ऐसे ऐसे चलते चलते 90 का भी मतलब हो सकता है स्मॉल क्या हो, कैपिटल जेड हो। तो हमने ए की वैल्यू क्या मानी, सी मानी, तो उस अकॉर्डिंग इस सी की वैल्यू क्या होगी 63, 67 होगी। तो इसका मतलब जो हमने सी की वैल्यू यहां से इंटर करी, ए की वैल्यू इंटर करी, तो यहां पे सी की इक्विवेलेंट नंबर क्या आया होगा यहां पे। तो 67 65 से बड़ा है कि नहीं है, और 90 से छोटा है कि नहीं है। इसका मतलब ये पूरा कंडीशन क्या है, पूरा कंडीशन क्या है, ट्रू है। भाई जब 65 से बड़ा है 90 से छोटा है, ये तो यही कह रहा है कि अगर इसके और इसके बीच में होगा तो ये वाला देंगे, और नहीं होगा तो 0 दे देंगे। मतलब ये आपका जो a बराबर c पे जहां हमने माना कि अगर a बराबर हम क्या देते हैं कैपिटल C, तो उस कैपिटल C का जो इक्विवेलेंट स्काई वैल्यू होती है वो क्या होती है 67 होती है। तो अगर उस 67 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह 67 जो है, ये जो 67 नंबर है मतलब C है, ये 65 और 90 के बीच में है कि नहीं है, है। इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन ट्रू है। और जब कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या आउटपुट आ जाए, y में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। मतलब उस सिचुएशन में आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन केस आपने अगर क्या दिया होता, स्मॉल सी दिया होता, क्या दिया होता, स्मॉल सी दिया होता, तो उस सिचुएशन में, स्मॉल सी वाले सिचुएशन में इसकी वैल्यू हो जाती 99। क्या हो जाती
99, क्योंकि जो स्मॉल ए की इस पोजीशन स्टार्ट होती है स्काई वैल्यू में, वह इस 97 से स्टार्ट होती है। तो 97, 98, 99, तो सी इसकी वैल्यू क्या होगी 99। तो क्या ये 65, ये जो आपकी अभी वैल्यू दी है हमने स्मॉल सी, ये 65 से बड़ी है ना? लेकिन क्या 90 से छोटी है? छोटी नहीं है। जबकि एंड क्या कहता है कि यह भी और यह भी होने पर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें एक कंडीशन तो सही हो गई, लेकिन दूसरी वाली क्या हो गई? गलत हो गई। इस नाते एक गलत होने का मतलब कि पूरा गलत हो गया, और पूरे गलत होने पे आप जानते हैं कहां मूव करता है, एक्सप्रेशन नंबर 3 पर मूव करता है। तो आपका उस सिचुएशन में आउटपुट क्या स्टोर हो जाता है? यहां पर 0 स्टोर हो जाता है। तो यह मतलब कुछ ऐसा ही आपको प्रोग्राम दे सकता है, या ऐसा ही प्रोग्राम कुछ कहेगा। अब जैसे एक और हम ऐसे करा दे रहे हैं किसी के बिहाफ पर। इसको लिखना है। अच्छा, फिर प्रोग्राम ही लिख रहे हैं, और उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझना है इसको। राम, इसका आउटपुट क्या होगा? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या प्रिंट होगा? ध्यान से देखें, सब कुछ वही है जैसा भी समझाया गया है। दिस इज एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। बस आपको सही गलत खाली डिसाइड करके आगे बढ़ जाना है। नहीं, अभी फिलहाल अभी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करिए ना। अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। कहां से आएगा अलावा? अलावा आने के चांसेस नहीं, क्योंकि हमने n की वैल्यू इंटर तो करा ही नहीं है, स्कैन तो करा ही नहीं है, सीधा हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया है। तो अलावा आने के कोई चांसेस ही नहीं है। कैसे समझा सकते हैं कुछ? ठीक है, अरे सीधी सी बात है, सही है। मतलब आप जो बोल रहे हो सही है। सीधी सी बात, हमको ये बोल देना, कह देना है कि भैया n की वैल्यू n बराबर 9 यहां आएगा। इसका मतलब क्या होगा? 9 बराबर 9 के क्या है, बराबर है ही। इस नाते क्या होगा, ट्रू होने पे क्या दे देगा आपको, और अगर गलत होता तो क्या दे देता, रॉन्ग प्रिंट कर देता। मतलब जो इसका आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा, स्क्रीन पर होके आ जाएगा, आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी एक है, एक और इसे नोट कर रहे हैं, देखिएगा।
ये छोटे छोटे वाले में अधिकतर पूछ लेता कई आध बार, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उस वाले में। वर्डमैन x बराबर है आपका 10, y बराबर है आपका 20, ठीक है। y बराबर आपका 20 है। कंडीशन जो चेक कर रहा है x बराबर 20 के एंड y नॉट इक्वल टू किसके, 10 के। y नॉट इक्वल टू 10 के, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा। फिर लिखा जा रहा है प्रिंट f, यहां लिखा गया क्या, ट्रू, सेमीकोलन, फिर आपका कॉलन लगा एक्सप्रेशन नंबर 2 को सेपरेट करने के लिए। वैसे एक चीज और है कि पिछला वाला गलत था, पिछला वाला गलत था। हाँ, यहां सेमीकोलन नहीं लगता, हमने भी ध्यान नहीं दिया। सेमीकोलन इसमें लगता ही नहीं, अंदर केवल कॉलन लगता है। याद होगा पिछले सेमीकोलन लगाया था ना, वो क्वेश्चन था प्रोग्राम का, अरे प्रोग्राम का एरर फाइंड करने का क्वेश्चन था वो। ये भी कुछ ऐसे एरर भी इसमें ध्यान दीजिएगा। अब यहां सेमीकोलन लगेगा लास्ट में। अब अगर इस सिचुएशन में पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, भाई क्या लिखा है, x बराबर 20 के एंड y इज नॉट इक्वल टू 10 के, ठीक है। प्रिंटफ ट्रू, प्रिंटफ फॉल्स, तो क्या आएगा, क्लियरली दिख रहा है क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, क्योंकि हाँ सही है, x की वैल्यू क्या है, तो 10 कभी 20 के बराबर हो ही नहीं सकता। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, 20 है, लेकिन यहां इसके अकॉर्डिंग तो कंडीशन सही है। ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों, अरे भाई क्या 20 10 के बराबर है, ये तो यही कह रहा है y नॉट इक्वल टू 10 के, तो y नॉट इक्वल टू 10 के मतलब हाँ 20 10 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स, ये गलत, ये सही। इसका मतलब दोनों मिला के कंक्लूजन देखा जाए तो क्या हो गया, फॉल्स हुआ, और इसके फॉल्स होने पे आउटपुट क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस सिचुएशन ऐसे ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन दे सकता है कि मतलब ऐसे ऐसे करिए और किस तरह से कैसे क्या, और इस तरह से आपका रहेगा। तो अगर टर्नरी ऑपरेटर वाले बस इतना ध्यान रखना है आप हम लोगों को कि क्वेश्चन मार्क, कॉलन, और यह एक तरह से इफ और एल्स का अल्टरनेटिव है। मतलब अगर आप इफ एल्स नहीं लगाना चाहते हैं, इफ एल्स में थोड़ा प्रोग्राम लंबे में बढ़ जाता है, अगर आप इफ एल्स कीवर्ड नहीं लगाना चाहते, बिना इफ एल्स के यूज किए हुए आप जहां कंडीशन की बातें हो रही हैं वहां पे टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से आप उस प्रोग्राम को इजीली कर सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम क्वेश्चन के रूप में करके बता दे रहे हैं, ये तो खाली मतलब आउटपुट और बताने के लिए आपका था। एक छोटा सा प्रोग्राम है आपका ऑड और इवन का ही हम बता दे रहे हैं कि कैसे अगर आपको चेक करना हो कि वह संख्या आपकी ऑड है या इवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे क्या करें। तो अगला जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं या बताने चल रहे हैं, लाओ अच्छा क्वेश्चन लिख ही देते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम to check the entered number is odd or even using conditional operator। ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में जब भी आएगा, इसके जरिए अगर पूछा गया तो कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक। तो कंडीशनल ऑपरेटर से अगर जैसे दिमाग में आया कंडीशनल ऑपरेटर शब्द आते ही आपके दिमाग में ये बात गूंज जाना चाहिए, ऐसे वाला। मतलब
एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। ये बात आपको गूंज जाए, दिमाग में घूम जाएगा, वैसे ही आप फटाफट कर ले जाएंगे। अब क्योंकि क्या कहा है, एक प्रोग्राम जो इंटर्ड नंबर को बताए कि वह ऑड है या इवन है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, पहले आपको नंबर मानना पड़ेगा। नंबर मान लिया, क्योंकि नंबर को फिक्स नहीं किया है, नंबर को हमारे अकॉर्डिंग देने को कहा है, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज दे देते हैं कि प्रिंटफ इंटर द नंबर, इंटर नंबर। और स्कैनफ में क्या करते हैं हम लोग, उस नंबर को, जो नंबर हमें देना है उसके लिए हम %d वगैरह लगा करके क्या कर लेते हैं, इनपुट करा लेते हैं। करा लिया, ठीक। अब क्या करना है, इसी n को ही तो चेक करना है, और इसी n को चेक करने के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना आउटपुट क्या करना है, हम लोगों को बताना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करें आप, ऐसे लगाएं या ऐसे सीधा लिखें, n%2। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या इवन कब होती है, जब 2 से वह पूर्णतया, मतलब 2 से वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो नंबर आपकी क्या होती है, या क्या होता है, इवन होता है। तो व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल किसके, 0 के, अर्थात रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक। अगर ऐसा हुआ, क्या क्वेश्चन पहला लगाया, ये वाला पार्ट हमने लिख दिया, अगर वैसा हुआ तो क्या आ जाए, प्रिंटफ लगा दो आप, क्या प्रिंट हो जाए भाई, इवन प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो जाए, इवन प्रिंट हो जाए। अन्यथा क्या प्रिंट हो जाए, ऑड प्रिंट हो जाए, ठीक हो गया। देख लीजिए, अब आप देखिए, बंद कर दीजिए इसको। जैसे ही आप n की वैल्यू मान लिया, आपने क्या दिया, 5 दिया, ठीक। n की वैल्यू आपने क्या दी, 5 दी। अब 5 को आप 2 से क्या करो, डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कहीं ना कहीं आपका क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो क्या यह 1 0 के बराबर होगा, नहीं। अगर यह 1 0 के बराबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में फिर कौन सा प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा आपका, ऑड प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, ऑड प्रिंट कर देगा। कब, किस केस में, जब n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इन केस प्रोग्राम को आपने दोबारा एग्जीक्यूट कराया, फिर आपने रन कराया, और n की वैल्यू आपने दे दी कितनी, 6 दे दी। n की वैल्यू आपने कितनी दे दी, 6 दे दी। अगर n की वैल्यू आप 6 दे देते हैं, तो 6 आपका कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। और जब 6 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा इस बार, जब यहां 6 होगा तो 3 6 जाएगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, बड़का गोला, मतलब 0 बच जाएगा। तो 0 बराबर बराबर किसके, 0 के। और जब 0 बराबर 0 के हो गया, इट मींस आपका क्या आउटपुट आ जाएगा, इवन के, इवन आ जाएगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोग्राम हम इफ एल्स के जरिए हम 3-4 लाइन 10 लाइन में करते थे, वही प्रोग्राम हम यहाँ 1 लाइन में कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम चलो इफ एल्स से करके दिखा देते हैं, यहां से लिख रहे हैं आधे पर से, यहां से नंबर रहने देते हैं, ठीक। प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ वही रहेगा आपका, सेम। अब अगर इसी को इफ से करना हो तो आप ऐसे ही तो करते, और फिर लिखते क्या, प्रिंट ऑफ, सॉरी, इवन लिखते, ठीक, एल्स लिखते, फिर क्या लिखते, प्रिंट ऑफ ऑड लिखते, यही लिखते ना भाई। तो आखिर क्या होता आपका, आप देखो, आप जो इतनी सी बात जो आपने इतने से लाइन में कह दी, और बिना इफ के और बिना एल्स के यूज किए कह दिया, वही बात आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, इफ एल्स के साथ कहना पड़ता है। तो बस यही है, काम दोनों का सेम है, बस उस काम को करने का तरीका अलग है, उस काम को करने का जो सिंटैक्स है वह थोड़ा सा बदल जा रहा है, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो हमारा अगला चैप्टर था, जिसपे मैंने कुछ प्रोग्राम भी दिया था, असाइनमेंट सेक्शन में हमने अपलोड भी किया था, 1-2 लोगों ने करके भेजा भी था, ठीक ही था। फिर भी उन सारे प्रोग्राम्स को आप कर लीजिए। और कुछ प्रोग्राम्स आप ऐसे ही, जैसे हमने टर्नरी ऑपरेटर से कहा, जो प्रोग्राम्स आपने इफ एल्स के जरिए किया, उन्हीं प्रोग्राम्स को आप कंडीशनल ऑपरेटर के जरिए यूज करने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा, और फिनिश्ड हो गया है मेरे अकॉर्डिंग, पूरा फिनिश हो गया है। सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस या इसमें थोड़ा सा कुछ आपकी तरफ से क्वेरीज अगर आनी हो आप लोगों की तरफ से, तो आ सकती है। तो एक लेक्चर एक समय हम और दे देंगे, लेकिन वो तभी देंगे इस चैप्टर पे जब आप पूछेंगे, अदरवाइज अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं बताएंगे आप इस चैप्टर में। जब तक आप पूछेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं बताएंगे।
इसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करेंगे। और प्रोबेबली हो सकता है कि भाई इस वीक में थोड़ा सा, जब तक कोचिंग का और कोरोना का नहीं हो जाता कुछ इधर, तब तक कुछ क्लासेस डिस्टर्ब रह सकती हैं ऑनलाइन वाली की, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा हो और मतलब सही आते रहे रेगुलर। ये कोचिंग वगैरह को खुलवाने के लिए थोड़ा सा मीटिंग वगैरह हो रही है और बहुत कुछ है नहीं, तो सीएम पीएम सब कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। कहाँ हो हर्ष? नहीं, कहाँ हो, घर की लखनऊ? चलो तुम भी, तुम्हारा भी हो गया? अरे चलो रेस्ट करो, रेस्ट करो, फिलहाल कोचिंगों में कोरोना बहुत है। नहीं नहीं, बता रहे हैं, मतलब कोचिंगों में कोरोना बिल्कुल नहीं है फिलहाल, लेकिन सरकार की नजरों में कोचिंगों में ही कोरोना है। कोरोना तो असली भीड़ में है, मार्केट में है, रैली में है, कुंभ में है। हाँ वास्तविकता में भाई कुंभ में है, भीड़ वहां इतनी हो रही है, सब ये कही, चाहे भले ठीक है धार्मिक आस्था अपने जगह पे अलग है, लेकिन उसी पानी में हर तरह के लोग कहाँ कहाँ से, वहीं की भीड़ जब यूपी में आई है या हर जगह आ रही है तभी बढ़ रही है, और कोई वजह नहीं है। रैलियों, क्योंकि रैली में भी लोग हमारे पूर्वांचल से उठ के बंगाल गए, वही लोग जब वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे फैल रहा है। कारण दो ही है और कुछ नहीं है। और इसी वजह से अचानक, क्योंकि अचानक चुनाव हुआ, जैसे जैसे बंगाल में चुनाव खत्म, मतलब चरण शुरू होने लगा और खत्म होने लगा और कुंभ के लोग वापस आने लगे, वैसे वैसे देखो बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ेगा ही, अगले जून तक जाएगा ये, इस जून तक जाएगा, सॉरी जून जुलाई तक जाना है। चलो फिर ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, और जैसा कुछ होगा, और जो असाइनमेंट वाला दिया था उसको अपना देख के बताइएगा। और ठीक है हर्ष? हर्ष चलो इसको करना। हाँ हाँ, जैसा होगा फिर कुछ अपना पूछना होगा तो बता दें। ओके बाय।